आज हमारी पहली यूनिट खत्म हो चुकी थी। आज हमारी रिक्वायरमेंट आप लोगों की रिक्वायरमेंट में मैंने आज यूनिट 4 स्टार्ट किए, जो है हमारे चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र। बात आती है भाई चुंबकीय की, चुंबक। जिस तरीके से हम अब तक इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ते रहे, यहाँ पर क्या है कि आपको मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानकारी मिलेगी। यहाँ पर क्या है कि जितनी भी चीजें, मैंने आपको एक चीज स्टार्टिंग में जब मेरी फर्स्ट क्लास थी तो मैंने आपको बताया था कि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिफरेंस बताए थे, कितने सारे थे और कौन कौन से फील्ड और कौन कौन से एरियाज में काम करते थे। आज बात आती है कि स्टार्टिंग हम कर रहे हैं, तो हमारी फर्स्ट जो हेडिंग है या फर्स्ट टॉपिक जो है वह है लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज बल। लॉरेंज फोर्स में इसके अंतर्गत क्या है कि एक हम पृष्ठ लेते हैं जिसमें मैग्नेटिक फील्ड लगता है। माना हमारा ये है यहां पे मैंने कोई एक बिंदु ले लिया, आप चाहें तो कहीं पर भी एक बिंदु ले लें। उस बिंदु के अंतर्गत हमारा सबसे पहली चीज, यहां पे जो भी काम कराया जाएगा मैं आपको बताता रहूंगा कि यहां पे क्या क्या चीज मिल रही है और क्या क्या काम हो रहा है। हमें सिर्फ ये देखना है कि यहां पर सबसे पहली बात है, हम लेते हैं परीक्षण आवेश। वो है हमारा Q0। सही है। परीक्षण आवेश का वेग ये हो गया हमारा वेक्टर V। चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B और बल कौन सा? चुंबकीय बल। ठीक है ना, क्योंकि अब चुंबक चल रहा है तो जाहिर सी बात है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा वेक्टर F। इसी बिंदु पर हमने क्या है, लंबवत कोई एक बल F स्थापित कर लिया जो कि थीटा कोण पर स्थित। ये जो बल रेखाएं जा रही है ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, तो अर्थात ये हो गया हमारा वेक्टर V। हमारा संपूर्ण यानी परीक्षण आवेश Q0 है जिसका वेग हमने क्या है हमारा वेक्टर V। बात आती है लॉरेंज फोर्स की। लॉरेंज के अनुसार क्या था कि लॉरेंज ने सबसे पहली चीज ये बताई थी कि लिख लेते हैं भाई लॉरेंज के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र तथा गतिशील परीक्षण आवेश। सही है ना। फर्स्ट क्या है हमारा चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और क्या बताया था मैंने, सॉरी, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा किसी गतिशील परीक्षण आवेश Q0। परीक्षण आवेश क्या हो गया Q0 पर लगने वाला अभीष्ट परीक्षण, लगने वाला बल अभीष्ट परीक्षण आवेश तथा गतिशील आवेश की
गति के समानुपाती। सही है, क्या है, अदिश परीक्षण आवेश है। अदिश परीक्षण आवेश क्या होता है हमारा क्यू नॉट हमने लिया था, और गतिशील आवेश के लिए क्या, गति के लिए क्या हो जाएगा वेक्टर बी। मैंने आपको इंडिकेट करके बता दिया, आपको पहले से ही मैंने ऊपर भी लिखा हुआ है कि आवेश का वेग है, गतिशील आवेश की वेग दे रखी है के समानुपाती तथा चुंबकीय क्षेत्र व, सही है, चुंबकीय क्षेत्र व आवेश के वेग चुंबकीय क्षेत्र व आवेश के वेग के अभिविन्यास के अभिविन्यास पर निर्भर करता है। ठीक है सर, तो लॉरेंट के आंसर क्या था, चुंबकीय क्षेत्र जो है हमारा, सही है, किसी गतिशील परीक्षण आवेश क्यू नॉट दे रखा है, क्यू नॉट पर लगने वाला बल जो क्या है हमारा क्या है, अदिश परीक्षण आवेश क्यू नॉट तथा गतिशील आवेश की गति यानी कि वेक्टर v के समानुपाती जो चुंबकीय क्षेत्र व आवेश के वेग के अभिविन्यास पर निर्भर करता है। अब क्या करते हैं, हम सीधे सीधे बल लेते हैं, कैपिटल F बराबर हमारे के परीक्षण आवेश q नॉट वेक्टर v sin थीटा, इक्वेशन नंबर 1। साइन थीटा दे रखा है, थीटा एंगल के अंतर्गत, सही है, थीटा एंगल के अंतर्गत, कौन सा थीटा एंगल है हमारा ये, क्योंकि मूवेबल है हमारा क्या आवेश, जो कि परीक्षण आवेश है, जो कि क्या है हमारा क्यू नॉट, क्यू नॉट के अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा परीक्षण आवेश। अब इसमें एक चीज और जुड़ जाती है, ये हमारा क्या होगा पॉजिटिव, और इसी के लंबवत लेके चले जाओ, ये हो जाएगा एफ नेगेटिव, क्योंकि विपरीत दिशा के अंतर्गत जो भी दिशाएं निकलती हैं उनके अंतर्गत हमें ये काम कराने पड़ते हैं, क्योंकि विपरीत दिशा भी चलेगी, बल की स्थितियां दो होती हैं, स्वतः एक बल लगता है और एक हमारे द्वारा लगाया जाता है। जिस तरीके से दीवार को अगर धक्का मारा जाए तो उसमें क्या होगा कि हम अपनी तरफ से तो बल लगा रहे हैं, मगर अपोजिट या अपोजिशन पे ऑटोमेटिकली सेकंड भाग आता है, यानी कि अपने आप ही दूसरा बल काम कर रहा है। अर्थात ये पोजीशन हमारे न्यूटन के थर्ड लॉ से ली गई थी, क्या लिया था, F12 इक्वल्स टू माइनस F21, सही है, 2-1 तो वो कंडीशन है, सेकंड टू फर्स्ट एंड फर्स्ट टू सेकंड, और नेगेटिव जो साइन है वो हमारा क्या विपरीत अवस्था को या विपरीत दिशा को दर्शाता है। तो इसीलिए यहां पर क्या था हमारा कि F बराबर Q नॉट V sin थीटा, इसको हम ब्रैकेट बॉक्स में बंद कर लेते हैं। अब हमारी बात आती है भाई स्थितियों की। पहली स्थिति आती है हमारी स्थिति 1, सही है, न्यूनतम और महत्तम, सही है, सबसे यानी कि अधिकतम है और मिनिमम, यानी कि सबसे पहले बात कर लेते हैं न्यूनतम की या अधिकतम ले लीजिए, चलिए अधिकतम की। देखिए अधिकतम में क्या है कि ये चीज तो मान दो जाहिर सी बात है, जो हमें दिया गया होगा, जो पदार्थ दिया गया होगा, या फिर हमें किसी भी चीज के अंतर्गत, या फिर हमें न्यूमेरिकल में, या हमें कोई चीज बताई गई होगी उसके अंतर्गत हम काम कराएंगे, तो वो फिक्सेशन होगा। बस चेंजेस यानी अधिकतम का मान कहां पे हो जाएगा, इसकी तार की लंबाई बढ़ सकती है, या फिर हम कह सकते हैं कि फील्ड का मान बदल सकता है, तो उनके अंतर्गत हमारा केवल एक ही चीज बदलेगी, वह है हमारा कोण। तो इसमें क्या होगा हमारा थीटा बराबर हम क्या लेंगे, थीटा बराबर 90 अंश, तो F बराबर Q नॉट वेक्टर v और sin 90 डिग्री इक्वल्स टू Q नॉट वेक्टर v मल्टीप्लाई 1, क्योंकि sin 90 इक्वल्स टू ऑलवेज भी 1, तो F
वेक्टर F इक्वल्स टू Q नॉट वेक्टर V और वेक्टर B। ये है हमारी यानी कि मैक्सिमम कंडीशन। सही है, आपको समझ में आ गया होगा कि मैक्सिमम में क्या होगा, तीनों के मान का गुणात्मक जो मान वैल्यू यानी कि कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन वैल्यू जो आएगी हमारी वो फोर्स के बराबर होगी। अब बात आती है किसकी, मिनिमम की। सही है, न्यूनतम का। सेकंड स्थिति न्यूनतम के लिए तो थीटा बराबर 0 डिग्री। किसी भी बिंदु के लिए सबसे कम जो है न्यूनतम है वो है बिंदु, और बिंदु पे बनने वाला क्या, थीटा हमेशा 0 अंश होगा। तो देन अब हमारे क्या निकलेगा, देखिएगा वेक्टर F इक्वल टू Q नॉट V B sin 0 डिग्री इक्वल्स टू वेक्टर F Q नॉट वेक्टर V एंड वेक्टर B इंटू 0। 0 का मल्टीप्लीकेशन ऑब्वियसली 0। यहां पर कोई कार्य काम नहीं करेगा, नहीं जब बल काम नहीं करेगा तो कोई भी कार्य नहीं हो सकता। आपको एक चीज फिजिक्स के अंतर्गत एक चीज आपको गौर करनी है, वह क्या है, क्या ऐसा कोई काम है जो बल के बगैर हो सकता है? आप मुझे बताइएगा जरूर, अगर हो सकता है तो कौन सी चीज है, या ऐसी कोई भी चीज जो काम कर सकते हैं बिना बल के? मेरे ख्याल से तो नहीं है। अगर हो सकता है कि होती है तो मैं भी, आप खुद भी सोचिए, मैं भी सोचता हूं। आगे के लिए ये क्वेश्चन आपको छोड़ के जाता हूं। तो आगे हमारा क्या है, यहाँ पर कोई बल नहीं लग रहा, अर्थात यहाँ पर कोई काम नहीं हो सकता। ये है हमारी कौन सी, मिनिमम कंडीशन। तो एक हो गया हमारा मैक्सिमम कंडीशन के लिए, एक हो गई हमारी मिनिमम कंडीशन के लिए। अब बात आती है कि ये हमारे किससे, परिभाषा के अकॉर्डिंग हमारा दोनों फॉर्मूले निकल आए हैं। अब फॉर्मूले निकलने के बाद भाई अब हमें क्या है, लॉरेंज बल का समीकरण ज्ञात करना है। क्या करना है, समीकरण ज्ञात करना है। तो समीकरण जब ज्ञात करेंगे तो कोई भी ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो चीज यहां पर ना लिखी हो। यहां पर बस एक ही चीज नहीं लिखी है, वह क्या है, वैद्युत बल F बराबर E कैपिटल E, या E की जगह हम क्या लिखते हैं, Q। अब लॉरेंज के बल के अकॉर्डिंग अब हमें क्या काम कराना है वो आप देखिए। सही है, तो मैं इसको इरेज करता हूं और आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगर इन ऑफ केस नहीं समझ में आया तो जब भी मेरे को मौका मिलेगा मैं आपको दोबारा फिर बता दूंगा। ये चीज तो आती रहेगी क्योंकि लॉरेंज फोर्स से ही पूरी आगे चल रही है, तो इसलिए ये चीज तो आती रहेगी। मैं बीच बीच में आपको याद दिलाता रहूंगा, इसके लिए आप टेंशन ना लीजिए, इसको आप समझ लीजिए। मैं ये चीज नहीं बिगाड़ रहा हूं, केवल यहां से ही मेरे को केवल समीकरण निकालना है। तो जस्ट अ मिनट, ये चीज मैंने इरेज कर दी। देखिए अब इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, किसी आवेश Q पर वैद्युत क्षेत्र व वैद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति चाहिए। क्या है, एक क्यू है, उस पे क्या वैद्युत क्षेत्र है और चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में लगने वाला क्या लगेगा, बल। कौन सा, संपूर्ण बल, यानी कि जिसको बोलते हैं क्या, परिणामी बल। लगने वाला परिणामी बल लॉरेंज बल कहलाता है।
किसी आवेश दे रखा है हमें Q, इस पर क्या है वैद्युत क्षेत्र लग रहा है, चुंबकीय क्षेत्र भी लग रहा है, और इस पर क्या हमारा जो भी इन दोनों पर जो लगने वाला क्या है बल, और दोनों की स्थितियां उपस्थित है, यानी कि दोनों चीजें उपस्थित है किसी भी आवेश पर, तो वो क्या हमारा बल हो जाएगा परिणामी बल। तो उनका क्या है, ये बल हमारे क्या कहलाएगा लॉरेंज बल। अब इसका लॉरेंज बल का हमें क्या है समीकरण निकालना है, तो लॉरेंज बल का समीकरण, सही है, इक्वेशन ऑफ लॉरेंज फोर्स, ठीक है। तो शुरू करते हैं वैद्युत क्षेत्र से। वैद्युत क्षेत्र में जो बल लगता है उसका क्या होगा हमारा फॉर्मूला, वैद्युत क्षेत्र से प्राप्त हमें बल वेक्टर F बराबर Q वेक्टर E, समीकरण नंबर 1, सही है। आप किससे, चुंबकीय क्षेत्र से प्राप्त हमें बल अभी निकाला था हमने, वेक्टर F बराबर Q V और B। आप सोच रहे होंगे मैंने यहां पर Q लिखा है, वो हमारा क्या था परीक्षण आवेश था, और यहां पर क्या है हमारा केवल आवेश काम कर रहा है, इसलिए मैंने यहां पर Q लिया है। ना तो यहां पर अगर परीक्षण आवेश लेते तो हम Q नॉट लेते, ठीक है, तो इसलिए यहां पर हमने Q लिया है। अब दोनों हैं, दोनों को क्या करें आमना सामना करें, यानी कहते हैं तुलना कराएं या फिर दोनों को समान रख दें, तो हमारा क्या निकलेगा देख लीजिए इधर परिणामी बल निकालना है, तब परिणामी बल बराबर वैद्युत बल प्लस चुंबकीय बल, सही है। F resultant equals to F E for electrons and electricity, F for M for magnetics, that's right। F equals to क्या है हमारे, ये F ही हो गया, ये F M हो गया, F equals to क्या हो जाएगा Q वेक्टर E प्लस Q V B। यहां से Q कॉमन निकाल लिया तो बचा हमारे पास वेक्टर E प्लस V वेक्टर B वेक्टर F। इसको हम बंद कर देंगे और यही हमारा क्या कहलाएगा लॉरेंज बल का समीकरण। अतः इससे ही हम लॉरेंज बल कहते हैं। तो देख लीजिए आप, लॉरेंज बल समीकरण निकल आया हमारा, इसी समीकरण को ही हम क्या कहेंगे लॉरेंज बल का समीकरण, अर्थात लॉरेंज बल भी हम इसी को ही कहते हैं, ठीक है। देख लीजिए आप, ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। एक क्वेश्चन है और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन में भी एक दो बार आया भी है और इसकी तैयारी करना बहुत जरूरी भी है। क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिशील आवेश की
कोणीय आवृत्ति ज्ञात कीजिए। बात आती है भाई कोणीय भी और गतिशील भी है, और इसकी हमें क्या निकालनी है, कोणीय आवृत्ति निकालनी है। ठीक है भाई, निकालते हैं। माने एक कोई काल्पनिक पथ ले रखा है हमने, जिसपे इस तरीके से कोई काम हो रहा है, और इसमें क्या है, चुंबकीय क्षेत्र हमारा क्या है, ऊपर की ओर वर्ग कर रहा है। सही है। लंबवत है हमारा, लंबवत सीधे की तरफ जा रहा है, इस साइड से सीधे सीधे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये हमारा लंबवत हो गया। अब हम भाई क्या करेंगे, हम शुरुआत करेंगे किससे, लॉरेंज फोर्स से। हमें निकालना है कोणीय आवृत्ति, ये गौर करना है। तो स्टार्टिंग करते हैं हम किससे, लॉरेंज के बल के एम से। तो लॉरेंज का बल हमारा अभी निकाल के लाए हैं, वेक्टर है बराबर Q V एंड B वेक्टर। इससे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 से। अब यहाँ पर भाई स्थिति आ रही है, क्या कोण भी दे रखा है आपको भाई, कौन सा लंबवत दे रखा है, तो 90 डिग्री बनता है। तो हम इसमें क्या करें, सॉरी यहाँ में हम लिख देते हैं sin थीटा। मेरे को याद नहीं तक लंबवत है, तो इसलिए मेरे को याद आया जब मैंने ऊपर पढ़ा लंबवत दे रखा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, वेक्टर F इक्वल्स टू Q V B sin 90 degree. That's be sure we get of Q vector V capital V into 1 and vector F equal to Q vector V and vector B. Equation number 1 बात हुई थी, मगर मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, लंबवत की बात नहीं आई थी, इसलिए आई एम सॉरी फॉर दैट। तो आगे है, इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें क्या है, इस बल को, ये बल हमारा प्रभावी बल है, इस प्रभाव में हम क्या करेंगे, कण का पथ कैसा है, वृत्ताकार है। जो कण का पथ दे रखा है हमें कैसा दे रखा है, वृत्ताकार पथ पे, मतलब वृत्ताकार पथ है हमारा, और वृत्ताकार पथ को सही है घूमने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, अपकेंद्र बल की। किसकी, सही है, हम निकालेंगे अपकेंद्र बल। सही है, वृत्ताकार, सही है, वृत्ताकार पथ पर घूमने के लिए आवश्यक अपकेंद्र बल। तो कैपिटल F बराबर m v स्क्वायर अपॉन स्मॉल r, इक्वेशन नंबर 2 से m मास दे रखा है, v वेलोसिटी है, और r हमारा क्या है, वृत्ताकार का रेडियस। सही है, तो देन mv स्क्वायर अपॉन r। अब क्या है, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो वेक्टर F दे रखा है, तो हम क्या करते हैं, सीधे सीधे लिख देते हैं Q वेक्टर B बराबर mv स्क्वायर बटे r। v से v चली गई, या इस तरीके से ना काटो, वेक्टर से तो डायरेक्ट ऐसे कर दो, बराबर mv स्क्वायर बटे r। आप तो भाई, क्योंकि आप सोच रहे होगे कि सर ने वेक्टर में ही काट दिया, तो वो बात नहीं थी।
नेक्स्ट स्टेप कम, क्योंकि बहुत छोटा पड़ जाता है इस चक्कर में। ठीक है, अब क्या मिला हमें? क्यू बी बराबर एम बी अपॉन आर। सही है, यहां से हम v निकाल लेंगे तो v बराबर क्यू बी आर बटे एम। समीकरण नंबर 3। हमने यहां से वेलोसिटी निकाल ली। ये क्या है हमारा? रेखीय वेग। हमें निकालना है क्या? कोणीय आवृत्ति। तो क्या करेंगे? हमें निकालना है भाई ओमेगा। सही है, और हमारे पास रेडियस है। सही है, हमें रेखी वेग का सूत्र याद होना चाहिए, कोणीय वेग गुणा त्रिज्या। तो ये क्या है हमारा? अब हमारे पास क्या है? हमारे पास है एक रेखीय वेग बराबर कोणीय वेग गुणा वृत्त की त्रिज्या। सही है, तो रेखीय वेग हमारे क्या है? v बराबर कोणीय वेग ओमेगा इनटू स्मॉल r वेक्टर तीनों में। v का मान हम निकाल चुके हैं, क्यू बी आर अपॉन एम। यही हम रख देंगे समीकरण नंबर 4 में। v का मान रखने पर ये हो जाएगा हमारा क्यू बी आर बटे एम बराबर ओमेगा इंटू आर। आर से आर कैंसिल आउट, देन ओमेगा इक्वल्स टू क्यू बी अपॉन एम। सही है, यही हमारी आवृत्ति है। यही हमारी क्या है? आवृत्ति है। और इस आवृत्ति को हम क्या साइक्लोट्रॉन आवृत्ति भी कहते हैं। साइक्लोट्रॉन में आवृत्ति जब निकालते हैं तो हम इसी का प्रयोग करते हैं, ओमेगा इक्वल्स टू क्यू बी अपॉन एम। क्योंकि क्यू क्या है? यहाँ पर आवेश दे रखा है, बी है चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है, और एम है मास दे रखा है। यहाँ पर दो चीजें हैं, आपको दोनों चीजें पता है। मास प्रोटॉन का भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन का भी हो सकता है। आवेश क्या है आपका? किसका? प्रोटॉन का भी आवेश लग सकता है, और किसका? हाँ, इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, ये निकाल लिया हमने। अब एक बार आप गौर कीजिए, वृत्ताकार पथ हमारे इसके अकॉर्डिंग। बात आती है एक लास्ट क्वेश्चन की, जो है एक न्यूमेरिकल। इस चीज से बिलोंग करता है, और देखते हैं किस तरीके से और क्या क्वेश्चन में पूछा जाता है। मेरा एक क्वेश्चन है, आप चेक करिएगा, और उम्मीद है कि वो क्वेश्चन आप समझ भी जाएंगे। क्वेश्चन है, एक प्रोटॉन दे रखा है। एक प्रोटॉन 2 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में 10⁻² टेस्ला। टेस्ला किसकी है? हाँ बिल्कुल सही है, टेस्ला है हमारी चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है टेस्ला। कितना है? 10⁻⁻² टेस्ला। ठीक है, के चुंबकीय क्षेत्र से टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत
क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है। हमें क्या क्या निकालना है भाई? इसका प्रोटॉन का वेग, प्रोटॉन का वेग तथा गतिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक भाई, निकालते हैं। एक प्रोटॉन दे रखा है, 2 मीटर त्रिज्या दे रखी है और हमें 10 की घात ऋण 2 टेस्ला यानी कि चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है और लंबवत गति कर रहा है। जाहिर सी बात है, सर्कुलर है, सर्कुलर में ऊपर की तरफ लंबवत गति कर रहा है। ठीक है भाई, तब प्रोटॉन का वेग तथा गतिज ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। हमें सबसे पहले एक छोटे से फिगर की जरूरत पड़ेगी। ये वृत्ताकार है हमारा, किसी भी डायरेक्शन में घुमा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसकी त्रिज्या हमें दे रखी है स्मॉल r, जो कि क्या है हमारी 2 मीटर। प्रोटॉन है, क्यूब p दे रखा है हमें, लंबवत कोई काम कराया जा रहा है और चुंबकीय क्षेत्र जो है b बराबर 10 की घात ऋण 2 है। और हमें क्या निकालना है भाई? गतिज ऊर्जा निकालनी है और प्रोटॉन का वेग। ठीक है भाई, गिवन एंड सॉल्यूशन। हमें क्या दे रखा है? त्रिज्या दे रखी है स्मॉल r इक्वल्स टू 2 मीटर, वेक्टर b इक्वल्स टू 10 टू द पावर -2। ठीक है, एंड वी नो दैट मास ऑफ प्रोटॉन, द्रव्यमान है प्रोटॉन का कितना? 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg और QP बराबर 1.6 यानी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 C। अब हमें निकालना है क्या? V इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने आपको एक चीज बताई थी, जो हमने वृत्ताकार पथ में कोणीय आवृत्ति निकाली थी, उसमें हमने वेग निकाला था। आप याद कीजिए। जी हाँ, उसमें हमने वेग जो निकाला था वो वेग क्या था हमारा? We know that vector v equals to q b r बटे m। सही है साहब? v equals to क्या हो जाएगा भाई? q p वेक्टर b एंड r अपॉन m p। वैल्यू लगाएंगे हम, वैल्यू लगाएंगे तो क्या मिलेगा हमें? QP की क्या है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू b दे रखा है 2 इंटू b दे रखा है 10 टू द पावर -2 इंटू r दे रखा है हमें 2 डिवाइडेड बाय 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27। कैलकुलेशन करेंगे 19 प्लस 2 यानी कि 21 माइनस की हो गई और नीचे से ऊपर जाएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि 27 में से 21 चली जाएगी तो 10 टू द पावर 6 बचेगी, वो भी हमारी पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ? 1.6 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर 6 बच गई और नीचे बचा है 1.67। पॉइंट से पॉइंट हटाया तो एक जीरो बढ़ा दिया। इसका मतलब क्या हो गया भाई? ऊपर लेके चलते हैं, जगह कम पड़ रही है। v equals to 60 to 2 into 10 to the power 6 divided by 1.67 equals to 320 into 10 to the power 6 divided by 1.67। सॉरी पॉइंट क्यों आया? पॉइंट तो डाल दिया।
इसका डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1.91 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। फिर तो हमने निकाल ली, हमारा क्या निकल आया, प्रोटॉन का वेग तो निकल आया हमारा। अब हमें किसकी जरूरत है, गतिज ऊर्जा की। सही है, तो यहीं पर गतिज ऊर्जा बराबर वन अपॉइंट टू एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 एम कितना दे देता है 1.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 27 इंटू वी अभी निकाला है हमने 1.91 इंटू 10 टू दी पावर 6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2 इंटू 1.67 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 27 इंटू 1.91 इंटू 1.91 इंटू 10 टू दी पावर 12 इक्वल्स टू माइनस के 15 बच गया 1/2 इंटू 1.67 इंटू 1.91 इंटू 1.91 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 15। इतना हो गया। इतना होने के बाद भाई क्या करेंगे हम, इसका मल्टीप्लाई करेंगे .04 हमारा आ गया है 0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15 जूल। ये हमारी गतिज ऊर्जा निकल आई। अब इसमें हम एक चीज और भी निकाल सकते थे, अगर आपको याद हो तो हम इसमें कोणीय आवृत्ति भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास v है, सही है, q भी है, m भी है, कैपिटल V भी है। हम चाहें तो कोई भी चीज़ उससे निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सारी वैल्यू हैं। तो आप इसी चीज़ को ट्राई कीजिए, इनमें से जितने भी आपको फॉर्मूले लिखाए गए हैं वो आप एक एक करके यूज करिए, उनके अकॉर्डिंग जो भी आंसर निकलता है आप उनको निकाल कर लाइए, फिर मेरे को बताइए, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे को लगा तो मैंने कहा आपको बता दूं, इसलिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड लक, थैंक यू।